स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में शामिल है। 10 और 11 मई 2022 को आकाशवाणी परिसर में स्थित रंग भवन में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप पर एक रिपोर्ट, भौतिक चिकित्सा पर विस्तृत जानकारी और सिर दर्द का आयुर्वेदिक इलाज, इस विषय पर ली गई भेंटवार्ता। नमस्कार, स्वागत है आज के अंक में। मैं हूँ शालिनी मित्तल। 10 और 11 मई 2022 को आकाशवाणी के रंग भवन में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन को संचालित किया डॉक्टर वीरेंद्र, जो डॉक्टर RML अस्पताल में हैं और वैक्सीनेशन के कार्य से जुड़े हुए हैं, और साथ ही आपका सहयोग दिया शिवम कुमार जी ने, जो एक वैक्सीनेटर हैं और विभिन्न कैंप्स में लोगों को वैक्सीनेशन करके कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं। आज हमें खुशी है कि ये दोनों हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में। नमस्कार। डॉक्टर वीरेंद्र, आप RML अस्पताल में हैं और वहां पर वैक्सीनेशन के कार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को कि ये जो ड्राइव आप कर रहे हैं आकाशवाणी में, इसका क्या मकसद है? इसका मेन मकसद है कि कोरोना से लोग निजात पाने के लिए, उससे लड़ने के लिए, कि ये वैक्सीन लोगों को इम्यूनिटी दे और लोग ये कोरोना मुक्त हों। क्योंकि जब ये वैक्सीन जब तक नहीं आई थी तब तक लोगों में कोरोना का बहुत भय था और बीमार भी ज़्यादा पड़ रहे थे। फर्स्ट जो वेव आई थी उसमें लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और जब उसके बाद से जब ये वैक्सीन आई है, सेकेंड वेव के टाइम पे वैक्सीन कुछ लोगों को लग चुकी थी। जिनमें ये वैक्सीन लगी हुई थी उनको ये जो सिम्टम आए कोरोना के वो माइल्ड रहे हैं और वो बिना हॉस्पिटल आए भी ठीक हुए। लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आई थी उसके पहले तक लोगों को बहुत दिक्कत होती थी और उनको हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत पड़ी थी। इसलिए ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, लोग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हों। शिवम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये कैंप यहाँ पर आयोजित हुआ, इसमें किस किस तरह की डोजेस दी गई? इस कैंप में तीनों ही डोज का यूज हुआ है। इसमें पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज भी लगी है, ताकि जितने से ज़्यादा जिनको नहीं लगी, एक भी डोज नहीं लगी, या कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स है या फिर हमारे हाउस कीपिंग के लोग हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है, किसी वजह से नहीं लगा पाते हैं कि ऑफिस में है या उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी नहीं पता, क्योंकि मोबाइल से एक जुड़ा हुआ है कि सर्टिफिकेट आएगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम उनको करके दे देते हैं पहले से ही। तो इसलिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाया गया है और अलग से वैक्सीनेशन दोनों अलग अलग जगह रखी गई है, ताकि कोवैक्सीन का अलग और कोविशील्ड का अलग अलग हो, ताकि दोनों में ही प्रॉपर डिमार्केशन हो कि कौन सा किसको लगना है और कौन सा कैसा लग रहा है। और उसके बाद हम वैक्सीन के बाद उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि आपको कौन सी लगी गई है, उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, और अगर आपको बुखार या फिर कोई भी चीज़ की हो तो उसके रिलेटेड कौन सी मेडिसिन लेनी है। जी, तो आपको कैसा लगता है, क्या रिस्पांस आपको मिला है? जैसे आप आज आकाशवाणी में आए हैं तो कितने लोग अब तक वैक्सीनेशन करा चुके हैं आप? यहाँ पे अभी तक कम से कम 300 से ज़्यादा लोग पहले ही दिन में वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। लोग उत्सुकता से वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और अपने टाइम से ही लगा रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसका टाइम ना हुआ हो। मतलब कि ये हमें पता लगता है कि इस चीज़ से कि लोग पूरे जागरूक है वैक्सीन को लेके। और आपका बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं और आकर आकाशवाणी के एम्प्लॉइज को आप इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए अपना आप समय दे रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, एक बात सहन में आती है, आप क्योंकि वैक्सीनेशन के कार्य से जुड़े हैं और लगभग 1.5-2 साल से ये वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है कोविड का, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको RML में मिला? क्या लोगों ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर वैक्सीन लगाई है? पहले तो ये कैंप स्टार्टिंग में तो नहीं, उसके पहले हमारा जो मेन सेंटर वो RML में ही था, तो वहाँ पे लोग बहुत आते थे। उस टाइम बहुत भीड़ हुआ करती थी, और उसके बाद ये ज़्यादा जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई उसके बाद ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि लोगों को जाके उनके घर घर वैक्सीनेट किया जा सके। एक ये अवेयरनेस का भी वो है। शिवम जी, ये बताइए कि आप वैक्सीन लगाते हैं, आप इंजेक्शंस लगाते हैं, कोई ऐसा वाकया आपको याद आ रहा है यहाँ पर अभी स्टूडियो में बैठे हुए जो आप बताना चाहें, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को आना पड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिशियरी भी हैं जो नहीं आ पाते या जिन्हें किसी तरह का सिंड्रोम है। तो एक ऐसी वाकया, जो एक लड़की है जिसे एक सिंड्रोम है, जिससे वो अगर वो चलती है तो उसकी हड्डियां टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो और वो मेंटली भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग का काम है। तो इसलिए हमने एक अपने हॉस्पिटल और सरकार के साथ मिलकर एक मोबाइल वैक्सीनेशन टीम का
करा, जिससे हम ऐसे लोग जो जरूरतमंद है उन्हें घर घर जाके भी वैक्सीनेट करते हैं। इसमें हमारे डॉक्टर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों में। ये तो बहुत अच्छा काम है। और आकाशवाणी में आज आप आए, आपने हमारे सारे साथियों को वैक्सीनेट किया, सारे एम्प्लॉइज को किया, इतना समय निकाला, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। चलते चलते कोई संदेश आप दोनों का हमारे लिसनर्स को। मेरा जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी। संदेश है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों ताकि इस बीमारी से मुक्ति पाया जा सके और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएं और सब कुछ अच्छा कर सकें। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और सबको कराना चाहिए। शिवम जी मैम, वैक्सीनेशन सच में बहुत जरूरी है। इसके 3 डोज, तो इस वैक्सीनेशन को प्रोग्राम को हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा के और हर जगह फैलाना चाहिए। गांव-गांव, छोटे-छोटे एरियाज में, कहीं स्लम्स है, हर जगह फैलना चाहिए वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम। और हमारा भी यही प्रयास है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वैक्सीनेशन इतना जरूरी है, और आकाशवाणी खुद इसको आयोजित करवा रहा है और एक एक एम्प्लॉय को आकाशवाणी चाहता है कि बूस्टर डोज और साथ साथ पहली और दूसरी डोज अगर कोई छूट गया है तो लगे, और ये संदेश जन जन तक पहुंचे कि कोरोना की वैक्सीन लेना कितना आवश्यक है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप दोनों यहाँ आए स्टूडियो में और इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों ने हमें दी और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसकी सहायता से कई जटिल रोगों का इलाज संभव है। फिजियोथेरेपी आमतौर पर व्यायाम और स्ट्रेचिंग अभ्यास का संयोजन है जिसके माध्यम से शरीर की गतिशीलता में सुधार लाने में मदद मिलती है। ये शरीर के समन्वय को बेहतर बनाने के साथ साथ असामान्य दर्द और शरीर की कई अन्य समस्याओं को ठीक करने में काफी सहायक चिकित्सा विधि मानी जाती रही है। इससे होने वाले लाभ और इस चिकित्सा पद्धति के बारे में विस्तार से आइए जानते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट गेस्ट से, जो है डॉक्टर ज्योत्सना बत्रा लोहिया। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और दिल्ली में कार्य कर रही हैं, तो स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ज्योत्सना बत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करें, फिजियोथेरेपी एक्चुअली होती क्या है? देखिए, फिजियोथेरेपी जो है आजकल बहुत ही उभरता हुआ प्रोफेशन है या फील्ड जिसे हम बोलेंगे, जिसमें कि बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों को इसकी जरूरत पड़ रही है। बच्चों में अगर कहें कि जिन लोगों में डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, कि जैसे कि बच्चे बैठ नहीं पा रहे सही से या खड़े नहीं हो पा रहे, तो उन लोगों को जरूरत है। यंगस्टर्स को जरूरत है कि जो लोग खेलते हैं, स्पोर्ट्स में खेलते हैं, उनको लिगामेंट इंजरीज हो गई, या आजकल ऑनलाइन क्लासेस या वर्क फ्रॉम होम जैसे कि बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उनके पोस्चर रिलेटेड इश्यूज के लिए हम ट्रीट करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। और बूढ़े लोगों में एज रिलेटेड चेंजेस हो गए या कोई गिर गया या इंजरी हो गई, तो उनमें हम ट्रीट करते हैं उन लोगों को एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। हम इसमें नई टेक्निक्स, नई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं ताकि उन लोगों को मदद मिले। जो लोग मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहते, जो लोग सर्जिकल इंटरवेंशंस की तरफ नहीं जाना चाहते, उनको हम मदद करते हैं कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको हेल्प मिले। जो लोग चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, उनका जो रिहैब है वो बहुत जल्दी हो जाए, उनको बेटर रिकवरी चाहिए, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ या और किसी आयुर्वेदिक या और कोई ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी बताइए कि जैसे आपने बताया कि अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो ये क्या टेक्निक्स हैं? अब जैसे हम छोटे बच्चों से शुरू करते हैं, आजकल बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है, तो इतने टाइम बाद बच्चे बाहर निकले हैं, कोविड के बाद इतने टाइम बाद स्कूल शुरू हुए हैं। कभी बच्चा आके बोलता है मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, तो हमें देखना जरूरी है कि इतने टाइम से वो जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे उसमें उनका पोस्चर क्या रहा है, कैसे हो गए हैं बच्चे, कैसे बैठ के 3-3, 4-4 घंटे तक एक ही पोस्चर में बैठ के वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे। फिर हमारा सबसे ज्यादा देखना जरूरी है कि जो वो बैग टांग के लेके जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। जो बच्चों का बॉडी वेट है उससे 10 से 20% ही बॉडी वेट का उनको बैग चाहिए होता है, उससे ज्यादा लेंगे तो बैक में इश्यूज आने लग जाते हैं। और कोशिश ये रहे पेरेंट्स की कि ध्यान दे कि दोनों तरफ से बैग टांगे जाएं,
बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं एक तरफ बैक टांग के चले जाते हैं, तो स्कोलियोसिस एक इसमें होता है, स्कोलियोटिक चेंजेस जो बॉडी में डेवलप होते हैं बच्चों के, और बहुत ही ज्यादा 50 से 60% ये बच्चों में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ बैग यूज की वजह से। इवन तो हमें ये देखना जरूरी है कि हम दोनों तरफ से, दोनों शोल्डर्स पे कैरी करें बैग्स को, ना कि एक साइड, ताकि हमारी जो स्पाइन है, जो स्पाइनल कर्व है, वो एक स्ट्रेट लाइन में रहे और उसमें कोई चेंजेस ना आए। एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति या ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरह इसको बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल की। अगर कोई किसी ऑल्टरनेट मेडिसिन में चल रहा है तो वो साथ साथ अगर फिजियोथेरेपी भी इंक्लूड करे तो वो जल्दी उसमें सुधार आता है। तो ऐसी कौन कौन से विकार हैं, ऐसी कौन कौन सी परेशानियां, बीमारियां हैं जिसमें इनको वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में लिया जा सकता है? कोई भी किसी में भी लिया जा सकता है, कोई वो बैक पेन हो, कोई भी पेन मैनेजमेंट के तरीके हो, या किसी को इवन मैं कहूंगी माइग्रेन इश्यूज हैं, उसमें भी हम रोल प्ले करते हैं एज अ फिजियोथेरेपी की मसल्स को रिलीज करके उनको बेटर तरीके से मूव कराते हैं, मोबिलिटी बढ़ती है हमारे हेड की। या फिर कोई और स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, जैसे कि जिसमें बोल देते हैं डॉक्टर्स की सर्जरी ही करानी पड़ेगी, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि फिजियोथेरेपी से मसल्स को इतनी ताकत दे दें या बाहर के स्ट्रक्चर्स को इतनी ताकत दे दें ताकि वो अंदर बोन्स पे या जॉइंट्स पे उतना लोड ना जाने दे और मसल्स अपने ऊपर ही सारी ताकत ले ले और वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाए। सबसे पहले असेसमेंट जरूरी होता है, हमें जानना चाहिए कि एक्चुअली बैक पेन आ किस रीजन की वजह से रहा है। बहुत सारे कॉज को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें कॉज ही नहीं पता होगा और हम कुछ भी ट्रीटमेंट देते चले जाएंगे तो उसमें कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता कभी। ठीक है, उससे पहले कि हम अपने आप ही अंदर कुछ उसमें प्रिकॉशन ले पाए या हम कुछ अपने लाइफस्टाइल को, जो हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, उसमें कुछ हम एडिट कर पाए कि जिसकी वजह से हमें पता चल पाए कि हाँ अगर आ भी रहा था इसकी वजह से तो हम इसे सही कर सकते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि पहले आ किस चीज की वजह से रहा है पेन, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या उसका ट्रीटमेंट रहना चाहिए। किस तरह से करते हैं? उनसे बात करते हैं, उनके सिम्टम्स लेते हैं? जी, सबसे पहले तो जैसे ही पेशेंट अंदर आता है हम देखते हैं कि वो चल के कैसे आ रहा है, उसका पोस्चर कैसा है चलने का। अगर उसे बैक में दर्द होगा तो एक तरफ झुक के तो नहीं आ रहा है, आगे झुक के तो नहीं आ रहा है। अगर गर्दन में दर्द है तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर तो नहीं हो गया है उसको। तो उसकी वजह से उसके बाद हम उससे बात करते हैं, उसके सिम्टम्स पूछते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं, कितनी देर की सिटिंग करते हैं, एक कैसा आपका वर्क प्रोफाइल है, उस पे डिपेंड करता है। फिर उसे हम क्लिनिकली असेस करते हैं कि सिम्टम्स कैसे हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि रिलेटेड तो नहीं है किसी परेशानी से, अलार्मिंग साइंस पूछते हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पूछते हैं। तो ये बहुत ही एक प्रोसेस होता है जिस पे डिपेंड करता है। कितनी ड्यूरेशन लगती है इस पूरे प्रोसेस में? अगर किसी को बैक पेन है या फ्रोजन शोल्डर है, वो आपके पास आता है, तो ये एक्सरसाइजेस करके कितने दिन में उसे उम्मीद की जा सकती है कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, अगर आपको पता चल गया कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम है तो आप उसे 3 से 4 दिन में परफेक्टली ऑल राइट कर सकते हैं। या ये मैं कहूंगी परफेक्टली ऑल राइट तो नहीं, हाँ मतलब उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मेरे अंदर बेटरमेंट की तरफ मैं जा रहा हूँ, अगर आपको उसका कॉज पता चल गया। अगर कॉज नहीं पता चला तो आप उसे 10 दिन भी देखते रहिए, 20 दिन भी देखते रहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कॉज पता चला है उसके बारे में या नहीं। प्लस दूसरी चीज कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में अंदर कंडीशन है क्या, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आगे चल के कितना टाइम लगेगा। वो हर एक इंडिविजुअल में अलग प्रोसेस होता है। डिस्क की प्रॉब्लम है अगर किसी को, और डिस्क की प्रॉब्लम इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि उसमें अलार्मिंग साइंस आ चुके हैं, जैसे कि पैर में नमनेस हो रही है, यूरिन होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, या सेंसेशंस कम हो गई हैं पैर की, या वीकनेस आ रही है पैर में। तो अब उसको तो हम फिजियोथेरेपी से नहीं सही कर पाएंगे, उसको तो सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको
कंडीशन कैसी है अंदर से, कॉस्ट इफेक्टिव है भी और नहीं भी। अच्छा, रिहैबिलिटेशन, इसके लिए फिजियोथेरेपी को हमेशा से ही बहुत माना गया है कि ये बहुत इफेक्टिव थेरेपी है, कि अगर कोई एक्सीडेंट केस हो या पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन है। बिल्कुल, रिहैबिलिटेशन में बहुत आजकल अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। लोग आजकल एविडेंस बेस्ड चीजें करने लग गए हैं, जिसमें कि रिकवरी जो कि पहले 2-3 महीने तक रहती थी, अभी आजकल पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद पहले दिन ही सर्जरी के बाद खड़ा होके अपने आप चलने लग जाता है। तो ये रिहैबिलिटेशन का एक माध्यम है कि हम पेशेंट को, अगर सुबह उनकी सर्जरी हुई है नी रिप्लेसमेंट, और फिजियोथेरेपिस्ट आके उनको शाम को खड़ा करा देता है, अगले दिन उनको चलवा देता है, तीसरे दिन उनको स्टेयर्स करवा देता है। तो रिहैबिलिटेशन आजकल बहुत अच्छा बढ़ गया है आजकल। कि इसमें पहले होता था कि पेशेंट बहुत टाइम बाद चलना स्टार्ट करता था या कुछ ऐसा होता था, और मे बी सर्जरी की टेक्निक्स पे भी डिपेंड करता था और फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स पे भी डिपेंड करता था। तो दोनों के माध्यम से आजकल बहुत ही एडवांसमेंट आ गई है, जिसकी वजह से आजकल बहुत अच्छा रिहैबिलिटेशन एक प्रोसीजर बन गया है, जिसमें चाहे वो आफ्टर सर्जिकल केसेस हो या आफ्टर जो प्री ऑपरेटिव भी हम आजकल फिजियोथेरेपी कराना स्टार्ट कर दिया है हमने। जैसे कि हम बोलते हैं पेशेंट्स को, अगर आपकी घुटने में स्ट्रेंथ जो है वो 4 है, सर्जरी के बाद क्योंकि मसल कट रहा है तो वो 3 हो जाएगी। अगर 3 है तो वो 2 ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी भी कर पाते हैं। हाँ जी, तो वो हाँ किन किन केसेस में की जा सकती है? प्री ऑपरेटिव, जैसे किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना है, कोई भी रिप्लेसमेंट कराना है, शोल्डर रिप्लेसमेंट कराना है, मतलब बेसिकली कुछ भी कराओ आप, हमारा ये प्रोटोकॉल रहता है कि अगर आप करवा रहे हो तो उसमें एक ग्रेड ऑफ स्ट्रेंथ कम होना ही है। चाहे वो 2 है तो वो 1 हो जाएगा, 4 है वो तो वो 3 हो जाएगा। हमारा मोटो रहता है कि वो 5 ही रहे, ताकि कम भी हो तो वो 4 तक आए। टोटल 5 ग्रेड्स होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव के लिए भी फायदेमंद है और प्री ऑपरेटिव के लिए भी फायदेमंद है। बहुत काम की बातें आपने आज बताई हैं डॉक्टर साहब। और चलते चलते हमारे कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आजकल जो आप चेयर्स पे बैठ रहे हैं, जो आप, क्योंकि पोस्चर रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं आजकल, और स्पेशली यंगस्टर्स में, क्योंकि उनकी 8-8, 10-10 घंटे की सिटिंग हो रही है एक ही स्ट्रेच में, विदाउट हॉल्ट वो पूरा दिन बैठे रहते हैं। तो आप थोड़ा सा उसमें ऑल्टरेशन करिए, क्योंकि यंगस्टर्स को इस पेन से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी लाइफ है उनके पास। अपना पोस्चर थोड़ा सा सही करिए, अपना चेयर को थोड़ा सा अर्गोनॉमिकली डिजाइन करिए, अपना पूरा अच्छे से चेयर को पूरा सपोर्ट लेके बैठिए, ब्रेक्स लेते रहिए बीच बीच में। तो इसके हिसाब से हम थोड़ा पोस्चर पे ध्यान रहे, क्योंकि आजकल पोस्चर रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इन चीजों से अगर बचना है तो पोस्चर कैसा है आपका, हाँ, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें आज हमने भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी के बारे में जानी। हमारे साथ स्टूडियो में रही हमारी एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर ज्योत्सना बत्रा लोहिया। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। सिर दर्द का आयुर्वेदिक उपचार, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब, सिर दर्द का आयुर्वेदिक उपचार तो हम जानना चाहेंगे ही कि कैसे किया जाए आयुर्वेदिक उपचार, लेकिन इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सिर दर्द कितने तरह से होता है, किन किन कारणों से होता है, और हम ये कैसे पहचाने कि सिर दर्द किन कारणों से हो रहा है, ताकि उसका सही उपचार किया जा सके। देखिए मैम, अगर मॉडर्न मेडिसिन जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो हमारे सिर के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला है फ्रंटल, दूसरा है ऑसिपिटल, 2 पार्ट होते हैं पैराइटल और एक टेम्पोरल। उन पॉइंट्स में अगर हमें सिर की दर्द की बीमारी होती है तो उनको हेडेक, फ्रंटल हेडेक, ऑसिपिटल हेडेक, पैराइटल हेडेक और टेम्पोरल हेडेक के नाम से जाना जाता है। और अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार देखेंगे तो उनमें 200 की प्रधानता बताई गई है, जैसे वातिक सिरासूल, पित्त सिरासूल, कफस सिरासूल, द्वंद्व सिरासूल और सन्निपातिक सिरासूल। बट आम आदमी, जो एक आम आदमी होता है, वो इन सारी चीजों को नहीं जान सकता, क्योंकि ये एक मॉडर्न या आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान की है। तो हमारे आम आदमी के लिए इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ध कपाड़ी, जिसमें सिर के आधे भाग में दर्द होता है, जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। दूसरा है साइनोसाइटिस, जिसमें साइनस हेडेक, साइनोसाइटिक हेडेक जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे जैसे फोरहेड हो गया, हमारी आंखों के पास या हमारे गाल के पास या हमारे नोज के पास,
कुछ कैविटीज होती हैं जिनके अंदर एयर फील्ड होते हैं, जिनको हम साइनस कहते हैं। अगर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसकी वजह से फिर हमें हेडेक होता है, जिसको साइनसाइटिक हेडेक कहते हैं। तीसरा है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक मीन्स होता है अगर हमारे आंखों के चारों तरफ मेनली दर्द होता है सिर की वजह से, और उसकी वजह से हमारा जो हेडेक है वो एग्रीवेट होता है, तो उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। और आज के परिपेक्ष में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से जो हेडेक होता है उसको स्ट्रेस हेडेक कहते हैं। तो आज के जो परिपेक्ष में आज की जो पब्लिक है उसके लिए 4 जो हेडेक है उनको, सभी टाइप्स के हेडेक को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा और भी रीजन्स होते हैं, जैसे प्राइमरी हेडेक्स होते हैं जो इडियोपैथिक होते हैं, जिनका कॉज नहीं पता चल पाता। दूसरे होते हैं सेकेंडरी हेडेक्स। इनमें कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे आपके सर में चोट लग गई, उसकी वजह से हेडेक हुआ, तो वो हो गई आपकी ब्रेन इंजरी। अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो गया तो हो गया ब्रेन ट्यूमर, उसकी वजह से भी हेडेक होता है। और तीसरा है अगर आपके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, जैसे इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, या उसके अंदर कोई लार्वा है, जैसे किसी इंसेक्ट का लार्वा उसके अंदर अगर इंसर्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे हेडेक्स होते हैं। तो वो एक सेकेंडरी कॉज होती है, उनकी वजह से जो हेडेक होता है वो एक डिजीज कंडीशन हेडेक बोलते हैं। और कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि 2-3 दिनों तक लगातार सर दर्द होता रहता है, तो इसका क्या कारण होता है? देखिए मैम, आज की जो परिपेक्ष में देखेंगे तो सबसे मेन रीजन है इसका तनाव और अपर्याप्त नींद। तनाव किसी भी जनरेशन को हो सकता है। हमारे आज का स्टूडेंट है, उसको अपने एग्जामिनेशन की तनाव है, जिसकी वजह से वो उसको अच्छे से नींद नहीं आती है और उसको हेडेक रहता है, लगातार 2-3 दिन तक हेडेक रहता है। एग्जामिनेशन पीरियड में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है कि मेरे बच्चे को सिर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं ठीक से आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। दूसरा है यंग जनरेशन, उसको आज के समय में यंग जनरेशन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब्स की, तो उसको जॉब की सबसे बड़ी स्ट्रेस है, उसको फैमिली कैसे चलानी है, फैमिली कैसे बनानी है, उसको स्ट्रेस है, जिसकी वजह से उसको हेडेक है। एंड तीसरा ओल्ड जनरेशन, उसको उसकी बीमारी की वजह से उसको जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी उसको हेडेक बना रहता है। तो इन तीनों जनरेशन्स को जब वो ज़्यादा सोचते हैं, ठीक प्रकार से नींद नहीं लेते हैं, ठीक प्रकार से अपना खाना पीना नहीं करते हैं, दिन भर दौड़ते भागते रहते हैं, तो उनको लगातार 2 से 3 दिन तक हेडेक बना ही रहता है। तो और सुबह उठते ही कई बार होता है, पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, लेकिन सुबह उठा तो सर दर्द हो रहा है, भारी भारी लग रहा है। उसका भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि अपर्याप्त नींद होना। रात को आप देरी तक मोबाइल देखते हैं, आप देरी तक टीवी देखते हैं, आप अपने क्लाइंट से रात भर बात करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको सुबह अच्छे से आपकी नींद नहीं, 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका सुबह सर भारी रहेगा, वोमिटिंग की शिकायत होना, मिचली की शिकायत होना, गर्दन में दर्द होना, ये सारी चीजें आपकी बनी रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी सर में दर्द होता है? बिल्कुल हो सकता है। ब्लड प्रेशर इज द मेन रीजन फॉर द हेडेक। आज के परिपेक्ष में अराउंड 60% पेशेंट ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं इस समय के परिपेक्ष में। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत तेज गर्मी में भी सर में दर्द होता है? मेनली अगर लू, जिसको बोलते हैं सन स्ट्रोक ना, अगर आपको लू लग जाती है या सन स्ट्रोक होता है तो उसमें आपको काफी तेज सर में दर्द हो सकता है। इवन सिर्फ सर में दर्द ही नहीं, फीवर आ जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, बहुत ज्यादा कमजोरी फील होना, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ और आपको लू लग गया। तो आप उस टाइम पे आप अच्छे से खूब पानी पिए और अपने सर को कवर करके रखें, धूप में बाहर कम निकले। अगर बहुत जरूरी है तो सिर को कवर करें, कैप लगाएं, सनस्क्रीन लोशन लगाएं, इन सारी चीजों को यूज करना चाहिए। तो अब आपने सिर दर्द के कई प्रकार बताए, कारणों से होते हैं ये भी बता दिया। अब अलग अलग कारणों से जब सिर दर्द होता है तो अलग अलग उसका उपचार भी बता दीजिए हमारे सुनने वालों को। देखिए, सबसे पहला है स्ट्रेस, तनाव की वजह से जो हेडेक होता है। सबसे अच्छा इसका उपचार है ध्यान, प्राणायाम, योगा। आज के समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी योगा एंड प्राणायाम को बहुत महत्व दे रहे हैं। तो योगा, ध्यान, प्राणायाम, आप ध्यान में बहुत सारे ध्यान कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, सुबह शाम सिर्फ 10 to 20 मिनट्स इज मोर सफिशिएंट टू ट्रीट द हेडेक, स्ट्रेसफुल हेडेक। तो आप उस ध्यान में बहुत सारे ध्यान कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उज्जैनी कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। इन सभी प्राणायाम को आप करके आप अपने स्ट्रेसफुल जो हेडेक है, स्ट्रेस की वजह से हेडेक है, उसको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरा आपका है क्लस्टर हेडेक, या फिर जो माइग्रेन की वजह से हेडेक होता है। एक्चुअली माइग्रेन या जो क्लस्टर हेडेक होता है ये एक डिजीज कंडीशन है, तो इसमें आपको ध्यान तो करना ही करना है। इसके अलावा आप बहुत सारी मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं, आप बहुत सारी घरेलू मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको क्लस्टर में हेडेक या माइग्रेन की वजह से हेडेक होता है तो आप जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनको कपड़ों में बांटकर उनसे आप सिकाई कर सकते हैं। आप एक पॉइंट को, जिसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं, आप एक पॉइंट्स को दबा के
फोरहेड की मसल्स को हल्के हाथों से प्रेस कर सकते हैं, गर्दन को हल्के हाथों से प्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे घरेलू मसाले होते हैं, जैसे अदरक हो गया, लवंग हो गया, तुलसी पत्र है, सौंठ है, काली मिर्च है, इन सभी चीज़ों का काढ़ा बना करके आप उससे भी अपनी हेडेक को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसी भी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिलके बहुत सारी मेडिसिन जो हमारी आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन है जो आचार्यों ने बताई है, जैसे ब्राह्मी का प्रयोग, अश्वगंधा का प्रयोग, सिरासुलादि वज्ररस, गोदंती भस्म, ये त्रिभुवन कीर्ति, एम सुदर्शन घनवटी, इन सभी चीजों का आप प्रयोग करके इन चीजों को दूर कर सकते हैं। चौथा है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिक हेडेक जो होता है ये भी मेनली एक डिजीज कंडीशन ही है जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इनमें आप भी बहुत सारे आपके जो योगा में होते हैं, जैसे जल नेति, सूत्र नेति, इन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अड़ू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों से आपकी साइनोसाइटिक हेडेक की प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। आपने ये भी बताया कि जैसे बीपी की वजह से हो रहा है, और आपने ये भी बताया कि पीछे की तरफ जो सर दर्द होता है उससे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? मैम देखिए, बीपी की वजह से अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आप रूल कॉज करिए कि आपको बीपी किस रीजन से है, और बीपी की सिंपली आप मेडिसिन लीजिए, ऑलरेडी आपका हेडेक उससे कंट्रोल रहेगा। अगर बीपी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं आपको एग्जैगरेट करेगा और आपका हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। दूसरा है आपके पीछे का रीजन, कि पीछे में दर्द है, तो सबसे पहले रूल कॉज करिए कि आपको पीछे में दर्द किस रीजन से, कहीं आपको कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई, आप कभी गिरे, बाइक से गिरे, घर में स्लिप करके गिरे, वो एक आपको रूल कॉज करना पड़ेगा। किस रीजन से हो रहा है वो आपको ट्रीट करना पड़ेगा अपने क्वालिफाइड आयुर्वेदिक या एलोपैथिक डॉक्टर से मिलकर। ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, आपको लगातार 10 दिन तक दर्द है फिर भी आप एक दवाई पैरासीटामोल ले रहे हो, बट वो एक उसका सोल्यूशन नहीं है। आपको लगातार बहुत दिन से दर्द है, आप एक अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी कुछ जांचें करेंगे, आपको हो सकता है ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो रहा हो, तो आप उसको वो लेना है। आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग तो नहीं करते, वो आपको देखना है। बहुत ज़्यादा कैफीन का, कोल्ड ड्रिंक का, कॉफ़ी का, अल्कोहल का, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें कैफीन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिला हो, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग तो नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा रात को जागते तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को आप कॉज करेंगे तो ऑलरेडी आप अपनी हेडेक की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आजकल देखा गया है कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें भी हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, खासकर क्लस्टर हेडेक, जो पीरियड्स के दौरान भी उनमें हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनको मिलना है और आपको अपने कॉज को रूल करना है कि वो क्यों हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। घरेलू उपचार आप बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ जनरलाइज हेडेक के लिए हैं। बट बाकी आपकी जो सेकेंडरी हेडेक्स के जो भी रीजन है उनमें आपको अपने डॉक्टर से मिलना ही मिलना है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीने से भी सर दर्द होता है, बिल्कुल। तो अपने खान पान को भी नियंत्रित करके बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपने सर दर्द से बचाव कर सकते हैं। डाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारे आयुर्वेद में, और इवन अब आजकल एलोपैथिक भी को मान रहे हैं कि आहार का बहुत बड़ा रोल है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। तो आप जितने जंक फूड है ना, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट पड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस फूड होते हैं, या जो फ्रोजन फूड्स होते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट पड़े होते हैं, ये सारे रीजन होते हैं हेडेक के। तो अपने आहार को, दिनचर्या को, बहुत सारे लोग क्या हैं 3 बजे तक सोए रहते हैं और सुबह फिर वो 10 बजे तक सो के उठते हैं, तो उनमें उनको फ्रेशनेस फील नहीं होता है, उनमें एक हेडेक की समस्या बनी रहेगी। तो आपको अपने दिनचर्या को, अपने आहार को एक संतुलित बना के रखना ही पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। तो एक बहुत बड़ा कारण आपने बताया, बहुत बड़े अच्छा उपचार ये बताया आपने कि खान पान को नियंत्रित करके और अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करके जल्दी सोकर जल्दी उठने से भी सिर दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? बिल्कुल मैम, देखिए मैं आज की जो भी जनरेशन है उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी जो दिनचर्या है, अर्ली मॉर्निंग एंड अर्ली बेड, आपको जल्दी सुबह उठना है और जल्दी सो भी जाना है। आप जल्दी सुबह मॉर्निंग 5-6 ओ क्लॉक तक उठ जाइए और इवनिंग 9-10 क्लॉक तक आप बेड पे चले जाइए। अगर आप ये अपनी एक दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो आप सिर दर्द में लीजिए, सिर दर्द और स्ट्रेस, इन 2 चीज़ों से तो आप बिल्कुल निजात पा सकते हैं। दूसरा चीज़ जंक फूड को अवॉइड करिए, आप अपने घर की हेल्दी डाइट्स को बिल्कुल फॉलो करिए। तीसरा चीज़ है ध्यान। आप बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि आपको लगातार दिन भर आपको ध्यान ही करना है। आप मॉर्निंग में 10 मिनट्स अपने लिए निकालिए, इवनिंग में 10 मिनट्स अपने निकालिए, ध्यान करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा योगा करिए, प्राणायाम करिए, उनसे भी आप अपने आपको बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सेकेंडरी कॉज है, आपकी बीमारी की वजह से आपको हेडेक है, आप अपने क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी आयुष डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपने उस हेडेक की ट्रीटमेंट लीजिए। बाकी जनरल हेडेक को आप इन तीनों चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सिर दर्द का आयुर्वेदिक उपचार
कैसे किया जाए और किन कारणों से सिर दर्द होता है, इस बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया हमारे सुनने वालों को। मुझे लगता है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी से लोगों को जरूर फायदा होगा और वो सिर दर्द मुक्त रह सकेंगे, हेल्दी रह सकेंगे। डॉक्टर अभिषेक, आपका स्टूडियो में आने के लिए, अपना महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब समाप्त होती है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।